हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल संकल्प क्लासेस में। हमने आईएएस के लिए क्रैश कोर्सेज शुरू किए हैं, जिसमें हमने कुछ टॉपिक कर लिए हैं। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे पॉलिटी में, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिए गए हैं, उससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35। अभी हम देखें हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने प्रस्तावना, प्रियम्बल हम पढ़ चुके हैं। प्रियम्बल हम पढ़ चुके हैं। अनुसूचियां, शेड्यूल्स हम पढ़ चुके हैं। और हम पार्ट 1 और पार्ट 2 भी पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2। अब हमें पढ़ना है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार पार्ट 3 में दिए गए हैं। इनसे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35। अच्छा, तो हमें यही पढ़ना है कि इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है और उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 में पार्ट 3 से संबंधित राज्य शब्द की परिभाषा दी हुई है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। राज्य की परिभाषा वो भी पार्ट 3 से संबंधित, यानी भाग 3 में जो राज्य शब्द आएगा उसका क्या मतलब होगा। ठीक है, राज्य को इंग्लिश में स्टेट बोलते हैं। तो किसको राज्य माना जाएगा? जैसे हम पढ़ेंगे जब पार्ट 3 में कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य ऐसा काम करेगा, तो वो जो शब्द राज्य है वो किसके लिए यूज हुआ है वो हमें आर्टिकल 12 में पढ़ने को मिलता है। तो राज्य शब्द किस किस के लिए आएगा, नोट कर लेंगे। राज्य, राज्य का मतलब संघ, संघ की कार्यपालिका और संघ की विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका, यानी कि सेंटर की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। फिर आगे बढ़े, राज्य की कार्यपालिका और विधायिका। राज्य मतलब स्टेट, जो हमारे 28 स्टेट हैं वो, इनकी कार्यपालिका और विधायिका। कार्यपालिका के लिए शब्द आता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो संघ की कार्यपालिका और विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और विधायिका। इसके अलावा एक आता है शब्द राज्य के प्राधिकारी, राज्य के प्राधिकारी यानी जिनके पास अथॉरिटी है। और एक और शब्द आता है कि अन्य, अन्य मींस अन्य और अदर्स जो है उनमें किसको स्टेट माना जाएगा। तो जो हमने ये शब्द लिखा हुआ है राज्य के प्राधिकारी, अच्छा ये तो समझ में आया ना कि ये क्या है, ये एक स्टेट शब्द है, ये एक बड़े कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं। और ये सेंटर और ये स्टेट, ये इसके हम पार्ट की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे कि हम जब पार्ट 3 पढ़ेंगे और पार्ट 4 में भी जो भाग 4 में भी जो राज्य शब्द होगा उसमें भी यही मतलब होगा राज्य का, जो भाग 3 में होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये एक बड़ा शब्द हमने राज्य लिया है कि स्टेट। ठीक है, उसमें किसको माना जाएगा, सेंटर को, सेंटर की एग्जीक्यूटिव और सेंटर की लेजिस्लेचर। यहाँ पे स्टेट की भी एग्जीक्यूटिव और स्टेट की लेजिस्लेचर। जैसे सेंटर की अगर हम बात करें, जैसे कि संसद, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, उसमें अभी मंत्री परिषद, इस तरीके से इनको राज्य माना जाएगा। स्टेट में जैसे विधानसभा, विधानमंडल, विधान परिषद, ठीक है, इनको हम स्टेट मानेंगे। अब हमें देखना है ये इसका क्या मतलब है, राज्य के प्राधिकारी, या इसी के लिए एक और शब्द आता है स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी, प्राधिकारी को इंग्लिश में बोलते हैं अथॉरिटी, जिनके पास हो। इसका क्या मतलब है स्थानीय प्राधिकारी का,
इसको साफ कर दें। स्थानीय प्राधिकारी का मतलब है ऐसे अधिकारी या ऐसे कार्य करने वाले, राज्य की तरफ से वो लोग काम करने वाले जिनको राज्य ने कुछ अधिकार दिए हुए हैं, उनको हम बोलेंगे स्थानीय प्राधिकारी। ठीक है, तो ऐसे ही फिर अन्य में अगर हम देखें, अन्य में इसमें किसको रखा गया है, तो यहाँ पे लिख लीजिए अन्य में आती है, अन्य प्राधिकारी में है जैसे कि कोई विभाग है, ठीक है, जैसे कि कोई कार्य है उसमें राज्य की मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब राज्य का पूरा नियंत्रण है। जैसे कि रेलवे, तो रेलवे किसकी है, सरकार की है, गवर्नमेंट के, यानी एक राज्य है ना, राज्य के पास है रेलवे। अब उसमें रेलवे का एक छोटा सा काम है, जैसे कैटरिंग का काम है, तो अगर वो सरकार ने किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया है तो वो प्राइवेट कंपनी भी राज्य मानी जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति जिसको राज्य की तरफ से अधिकार दिए गए हैं तो उसको हम क्या मानेंगे, राज्य में रखेंगे उसको। ठीक है, ऐसे ही इसमें एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि क्या BCCI जो है ना, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, तो उसको राज्य माना जाएगा। तो इसमें है कि हाँ, BCCI को भी राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है क्या NCERT को राज्य का दर्जा दिया गया है, तो अभी NCERT को राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, BCCI को राज्य का दर्जा दे दिया गया है। अब हम आगे देखें, अगर हम आगे देखें, हमने अभी पढ़ा कि इसमें संघ की कार्यपालिका और विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और विधायिका को हमने राज्य का दर्जा दिया हुआ है। अब प्रश्न होता है कि क्या न्यायपालिका भी राज्य में आती है, तो क्वेश्चन आज हम लिखेंगे कि क्या न्यायपालिका को राज्य माना जाएगा। तो न्यायपालिका चाहे वो स्टेट की हम बात कर रहे हो, यानी हाई कोर्ट की बात कर रहे हो, या सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो हमारे पास अब क्वेश्चन है कि क्या न्यायपालिका राज्य है। ठीक है, तो न्यायपालिका चाहे वो हम स्टेट की बात करें, यानी कि हाई कोर्ट या और भी अधीनस्थ न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट वगैरह, तो क्या ये राज्य है, राज्य की श्रेणी में है। तो इसके लिए केस हम पढ़ते हैं। 1966 में एक केस आया था, इसका नाम था नरेश श्रीधर मिराजकर। नरेश श्रीधर मिराजकर का केस, नरेश श्रीधर मिराजकर। ठीक है, और एक और केस आया 1988 में, AR अंतुले का केस। 1988 में AR अंतुले केस। AR अंतुले का केस आया। इसमें बैठी थी 9 जजेस की बेंच, यहाँ बैठी 9 जजेस की बेंच, और AR अंतुले केस में थी 7 जजेस की बेंच। ठीक है, नरेश श्रीधर मिराजकर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका राज्य नहीं है। ठीक है, इसको नोट करते जाना है साथ में। नरेश श्रीधर मिराजकर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायपालिका राज्य नहीं है, और AR अंतुले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका भी राज्य है। न्यायपालिका राज्य है, लेकिन चूंकि नरेश श्रीधर मिराजकर के केस में 9 जजेस बैठे थे और इसमें 7 जजेस बैठे थे, तो फैसला किसका मान्य होगा, अभी भी किसका माना जाता है, बड़ी बेंच का फैसला माना जाएगा। यानी आज क्या स्थिति है, आज न्यायपालिका राज्य नहीं है। ठीक है ना, तो अगर हम देखें वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति है कि न्यायपालिका राज्य नहीं है। इसका क्या मतलब है,
हम देख रहे हैं कि राज्य है या राज्य नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे कि हम जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे डिटेल में, तो हम पढ़ेंगे कि राज्य क्या क्या कार्य कर सकते हैं व्यक्तियों के हित में, नागरिकों के हित में, और राज्य क्या कार्य नहीं कर सकता है। जैसे हमने पढ़ा था, अधिकार का मतलब क्या है? अधिकार का मतलब है कि व्यक्ति को राज्य की तरफ से क्या गारंटी मिली हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम राज्य शब्द बोल रहे हैं, तो उसमें अगर न्यायपालिका कोई ऐसा कार्य करती है जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो हम न्यायपालिका पर केस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बाद में जब न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय दिया केशवानंद भारती का, तब उन्होंने बोला कि हम संविधान के मूल ढांचे को लेकर चलेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी। तो उसमें सब कुछ था कि भाई मौलिक अधिकारों का हनन किस सीमा तक किया जा सकता है, यानी कि संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन जब राज्य शब्द की हम बात करेंगे, तो न्यायपालिका को अभी राज्य में हमने शामिल नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय तो दिए, लेकिन अभी अगर 9 जजेस की बेंच से बड़ी अब कोई बेंच बैठ जाए और वो बोले कि न्यायपालिका राज्य है, तब उसका फैसला माना जाएगा अभी। लेकिन अभी क्या है कि न्यायपालिका राज्य नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। ये हो गया हमारा आर्टिकल 12। इसमें हमें 2 केस हमें ये याद करने होंगे। 1966 में नरेश श्रीधर राजकर का मामला और 1988 में AR अंतुली केस, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसको। साफ कर दे इसको। अब हमें देखना है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 जब हमने इसकी आउटलाइन पढ़ी थी अपनी लास्ट क्लास में, तब हमने आर्टिकल 13 के बारे में क्या लिखा हुआ था, जैसे हमने सब लिखा हुआ था शॉर्ट में किस आर्टिकल में क्या होगा। तो जैसे हमने लिखा था आर्टिकल 12 में है राज्य की परिभाषा, भाग 3 में पार्ट 3 में जो राज्य शब्द आएगा उसका क्या मतलब होगा, और जो अभी हमने ये राज्य देखा है पार्ट 4 में भी राज्य का यही मतलब होगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकारों के खिलाफ यदि कोई विधि है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई विधि है, लॉ है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकती है, ठीक है। अब हमें यही इसको डिटेल में पढ़ना है। तो इसमें है आर्टिकल 13 में है, एक है 13A, ठीक, फिर है 13(2), पहले देख लेते हैं 13(1) और 13(2) में क्या है। तो 13(1) में है संविधान पूर्व की विधि, संविधान पूर्व विधियां, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान पूर्व विधि। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यहाँ पर है संविधान के बाद की संविधान विधियां, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 13(1) क्या कहता है कि यदि कोई विधि कब संविधान से पहले जो विधि बनाई गई है, यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान के बनने से पहले की कोई अगर हमारे यहाँ लागू है कोई विधि, और अगर वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, ठीक है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, खारिज कर देगी। ऐसे ही 13(2) में क्या लिखा हुआ है, संविधान नूतन यानी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान बनने के बाद अगर कोई विधि बनाई गई है जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो उसको कौन खारिज कर देगा, सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगी, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द आता है इन दोनों विधियों के लिए, उस मात्रा तक, टू द एक्सटेंट, ठीक है। एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, उस मात्रा तक, उस मात्रा तक खारिज कर दिया जाएगा जहाँ तक वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ होती है, ठीक है। यदि कोई विधि है, काफ़ी बड़ा उसका हिस्सा है, उसका कोई छोटा हिस्सा, कोई छोटी सी बात है, कोई छोटा सा क्लॉज उसका मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो केवल उस क्लॉज को खारिज किया जाएगा, ठीक है। बाकी जो क्लॉज है, अगर वो मौलिक अधिकारों का सीमित नहीं कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों को अगर लिमिट में नहीं कर रहे हैं, तो उनको चलने दिया जाएगा।
तो ये दोनों के लिए ये इसमें लिखा हुआ संविधान पूर्व की विधियों के लिए है, जो संविधान से पहले जो हमारे यहाँ कानून थे, और ये है संविधान के बाद के लिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं 13(3) और 13(4). 13(3), ठीक है। 13(3) में क्या लिखा हुआ है, पहले सुन लें। 13(3) में लिखा हुआ है कि 13(1) और 13(2) में जो ये शब्द आया है विधि, इस विधि का क्या मतलब होगा। ठीक है, तो 13(3) में लिखा हुआ है 13(1) और 13(2) में विधि शब्द का अर्थ क्या होगा। ठीक है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, 13(3) में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम साफ कर दें, इसके आगे का। तो पहले हम देख लेंगे कि इस विधि में किस किस को शामिल किया गया है और किस किस को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो देखो इस विधि शब्द में क्या क्या आएगा। विधि का मतलब होता है लॉ, है ना। इसमें क्या क्या शामिल है, तो इसमें शामिल है रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट। ठीक है, ऐसे करके कोई भी विधि बनाई जाए संसद द्वारा या राज्य के विधानमंडलों द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा। ठीक है, तो सभी प्रकार की विधियां वो इस विधि शब्द में आएंगी। अगर इसका क्या मतलब है, यदि कोई रूल बनाया गया है जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो उसको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा। अगर कोई रेगुलेशन बनाए गए हैं, रूल के बाद आते हैं, रूल्स को और ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए रेगुलेशंस आते हैं। अगर कोई रेगुलेशन ऐसे बनाए गए हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो उनको खारिज कर दिया जाएगा। ऐसे अब हम देखेंगे इस विधि शब्द में क्या क्या शामिल नहीं है। ठीक है, शामिल नहीं, इसमें क्या क्या शामिल नहीं है, संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इसमें शामिल नहीं है, तो इसको हम लिख लेते हैं संविधान संशोधन। अगर कोई संविधान संशोधन अधिनियम लाया जाता है, संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके अलावा जो पर्सनल लॉ बनाए गए हैं वो इसमें शामिल नहीं है, और ध्वज संहिता को भी इसमें शामिल नहीं किया गया। विधि शब्द में ध्वज संहिता भी नहीं है, ये लिख लीजिए। पर्सनल लॉ जैसे है, हिंदुओं के लिए अलग पर्सनल लॉ है, मुस्लिमों के लिए अलग पर्सनल लॉ है। ध्वज संहिता है, ये हमारे मौलिक कर्तव्यों से इसमें आता है, मौलिक कर्तव्य वगैरह इसमें। मौलिक कर्तव्य में जो है कि हमें अपने राष्ट्र के झंडे का कैसे सम्मान करना है, तो उससे रिलेटेड ये बनाई गई है ध्वज संहिता। ये तो समझते होंगे संविधान संशोधन अधिनियम, ये इसका क्या मतलब है, संविधान में संशोधन करने के लिए जो अधिनियम लाया जाएगा उसको हमने विधि शब्द में शामिल नहीं किया है। ठीक है, इस पर और डिबेट चली है, तो वो जब हम आगे पढ़ेंगे संविधान संशोधन तब उसमें हम पढ़ेंगे कि क्या है इसका मतलब। ठीक है, आगे बढ़े, नोट कर लीजिए इसको। अब है हमारे पास आर्टिकल 13(4), 13(3) हो गया, 13(4). 13(4) में क्या लिखा हुआ है, हो गया नहीं है, यहाँ पे ध्यान दें। 13(4) में जो ये हमने संविधान संशोधन को हमने विधि में शामिल नहीं किया है, ये चीज़ 13(4) में भी यही लिखी हुई है कि आर्टिकल 13 की कोई भी बात आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होगी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 13 अलग है और 368 अलग है। ये तो समझते होंगे ना, सेट सबसेट हमने पढ़े होते हैं, जैसे 13 अलग है और 368 अलग है। इसका मतलब है 13 में हम कुछ भी चेंज लाएं तो 368 प्रभावित नहीं होगा,
ऐसे ही 368 के माध्यम से हम कोई भी चेंज लाएं तो 13 उससे प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना होगा, 13(4) जो है वो लाया कब गया है? 24वें संविधान संशोधन से 1971 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, और इसमें क्या लिख दिया गया कि 13 की कोई भी बात 368 पर लागू नहीं होगी, यानी कि 13 अलग है और 368 अलग है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि 13 में जो शब्द लिखा हुआ है विधि, उसमें हमने 368 के तहत संविधान संशोधन जो अधिनियम है उसको हमने शामिल नहीं किया है। ठीक है, अच्छा यहीं पे हमें पढ़ना होता है, इसको सॉल्व कर दें। यहीं पे हमें एक शब्द पढ़ना होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है वो शब्द, कई बार सुना भी होगा आप लोगों ने, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा एक शब्द आता है। एक शब्द आता है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, हेडिंग डाल लीजिए, जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा। जुडिशियल रिव्यू, हिंदी में बोलते हैं इसको न्यायिक समीक्षा। तो हमें देखना है इसका क्या मतलब है, कहाँ से आया है। ठीक है, अब अमेरिका में और अमेरिका से तुलना हमें करनी है इसकी कि अमेरिका में किस तरीके से। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है अगर हम समझें, हमने ये शब्द एक बार और पढ़ा था जब हमने अनुसूची 9 पढ़ी थी, उसमें भी हमने ये शब्द पढ़ा था न्यायिक समीक्षा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कार्यपालिका या विधायिका कोई भी अगर कानून बनाती है, कोई भी विधि बनाती है, तो उस पर रिव्यू करने का अधिकार किसको होगा? न्यायपालिका को होगा। यही है जुडिशियल रिव्यू। अब उस रिव्यू के तहत न्यायपालिका हो सकता है उस कानून को खारिज भी कर दे, है ना। जैसे कि अभी हमने 13 में क्या पढ़ा कि मौलिक अधिकारों के खिलाफ होगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देगा। तो यही जो प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट के पास यही जो अधिकार है, उसी को हमने क्या नाम दिया है? जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ेंगे हम इसमें कि क्या होता है ये, इसका मतलब अर्थ क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या है। ठीक है, संविधान में कहाँ से ये शब्द, कहाँ से प्रक्रिया हमें पता चलती है कि जुडिशियल रिव्यू की प्रक्रिया कहाँ से पता चलती है, तो ऐसा लिखेंगे संविधान में इसका उल्लेख कहाँ है। संविधान में इसका कहाँ उल्लेख हुआ है, और आखिरी हमें इसका पढ़ना है यूएसए से तुलना, कि क्या यूएसए से और यूके से तुलना, यूएसए में और यूके में क्या है ये टर्म, क्या यूएसए और यूके में भी इसी तरीके से यूज किया जाता है जैसे हमारे भारत में होता है। ठीक है, अच्छा अब हम देखें क्या है ये न्यायिक समीक्षा, क्या होती है, इसका अर्थ क्या है। तो जैसे अभी हमने बताया कि कार्यपालिका और विधायिका के बनाए गए कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की, न्यायपालिका, केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट भी काम कर सकते हैं, न्यायपालिका की परीक्षण करने की शक्ति, निरीक्षण करने की शक्ति या रिव्यू करने की शक्ति, उसको क्या बोला जाता है? न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। तो लिख लीजिए यहाँ पे कार्यपालिका या विधायिका। ठीक है, कोई भी हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, इनके द्वारा जो कानून बनाए गए हैं या जो विधियां बनाई गई हैं, बनाई गई विधियों को रिव्यू करने की जो शक्ति होगी वो कहलाती है जुडिशियल रिव्यू। किसके पास होगी ये शक्ति? न्यायपालिका के पास। ठीक है, ये बात समझ में है? मतलब शक्ति किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। जो कानून बनाए जाएंगे, चाहे वो कार्यपालिका बनाए चाहे वो विधायिका बनाए, उसको रिव्यू करने की शक्ति, रिव्यू मीन्स क्या ये सही है और या अगर गलत है तो उनको खारिज करने की शक्ति किसके पास है? न्यायपालिका के पास है।
अच्छा, एक चीज इसमें आती है, जुडिशियल रिव्यू जो शब्द हम पढ़ते हैं, इसमें दो चीजें होती हैं। इसमें दो चीजें होती हैं। क्या दो चीजें होती हैं? पहला आता है कि केवल परीक्षण करे, अगर सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका केवल परीक्षण करे। परीक्षण मतलब देखना कि जो आप कानून लेके आए हो उसका जो कंटेंट है क्या वो सही है ना? प्रक्रिया जिस प्रक्रिया से आप लाए हो क्या वो सही प्रक्रिया थी, संवैधानिक प्रक्रिया थी, इस बात का परीक्षण करना। और दूसरा है कि गलत होने पर उसको खारिज भी कर सके। ठीक है, ये दो चीजें आएंगी, यानी साथ में परीक्षण भी करेगी सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका, परीक्षण भी करेगी और गलत पाए जाने पर खारिज भी कर देगी। ये दोनों चीजें आएंगी न्यायिक समीक्षा में। जुडिशियल रिव्यू में दोनों चीजें आएंगी, जुडिशरी परीक्षण भी करेगी, कंटेंट का भी और उसकी प्रोसेस का भी, और गलत पाए जाने पर खारिज भी कर देगी। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पे ये हो गया, इसको हम साफ कर दे रहे हैं। अब हमें देखना है संविधान में इसका कहाँ उल्लेख किया गया है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ये जो शब्द है न्यायिक समीक्षा, जो शब्द है वो संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, इस शब्द के माध्यम से कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन कुछ आर्टिकल हैं जिनके माध्यम से ये प्रक्रिया सामने आई है। बात समझ रहे हो ना? ये क्या है? ये एक प्रक्रिया है, न्यायिक समीक्षा एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? कि कानूनों का रिव्यू करेगी, परीक्षण करेगी जुडिशरी, और गलत पाए जाने पर खारिज करेगी। ये शब्द तो संविधान में कहीं उल्लेख नहीं हुआ है, तो लिख लीजिए संविधान में इस शब्द का कहीं उल्लेख नहीं हुआ है। इस शब्द का कहीं उल्लेख नहीं हुआ है, लेकिन आर्टिकल 13 में हमने अभी पढ़ा, आर्टिकल 13 में क्या पढ़ा कि कोई विधि अगर मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो उसको खारिज कर दिया जाएगा, है ना? तो ये प्रक्रिया हमें आर्टिकल 13 से पढ़ने को मिलती है। प्रक्रिया कहाँ से आई? आर्टिकल 13 से आई है। इसीलिए जब हम आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 32 जब हम पढ़ेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें हमें क्या है? इसमें कि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये भी वही चीज़ हुई, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है माने कि हमारे मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का, है ना? फिर हम आगे जब पढ़ेंगे, जो शक्ति आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, वही शक्ति आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को दी गई है। ठीक है, तो इन अनुच्छेदों से जुडिशियल रिव्यू की प्रक्रिया सामने आई है। ठीक है ना? इसका शब्द तो नहीं है, लेकिन प्रक्रिया सामने आई है।